नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज की हमारी थीम है फ्लू से फाइट हो जाओ टाइट। ये सवाल इसलिए और ये शो इसलिए क्योंकि मौसम के करवट लेते ही देश भर में सर्दी जुकाम बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा का प्रकोप अपने चरम पर है। ये आम फ्लू से किस तरह से अलग है और क्यों ज्यादा घातक है, क्योंकि जो बात हो रही है इस वक्त फ्लू की H3N2, ये आम फ्लू से कितना अलग है, ये कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि बच्चों में भी ये फैल रहा है और इसके अलग अलग लक्षण हैं। आज इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आप इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, जिसे देखो वो सर्दी खांसी जुकाम से परेशान है। मौसम ने मिजाज क्या बदला, देश भर में एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा ने तेजी से अपना पैर पसार लिया। खासकर बच्चे और बुजुर्ग तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर सर्दी खांसी लगातार बनी रहती है तो ऐसे मामलों को हल्के में ना लें और तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। ICMR के मुताबिक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित आधे से ज्यादा लोग H3N2 से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण का शिकार होता है तो ये वायरस सांस लेने वाली नली पर आक्रमण करता है और गले में खराश की शिकायत रहती है। ये वायरस पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने, हाथ मिलाने और छींकने के चलते तेजी से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण अस्थमा के रोगियों और फेफड़ों के गंभीर संक्रमण वाले लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों की माने तो इसके संक्रमण का असर 5 से 7 दिनों तक रहता है। इसके संक्रमण के शिकार मरीजों में खांसी, गले में संक्रमण, थकान, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना आम बात है। कुछ मामलों में मतली, उल्टी, तेज बुखार और दस्त के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बच्चों में फैलने वाले एडिनो वायरस की बात करें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अधिक खतरनाक है। कोविड वायरस की ही तरह इस वायरस से बचाव किए जाने की जरूरत है। दरअसल ये एक तरह का इन्फेक्शन है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। बच्चों में फैलने वाले इस संक्रमण का समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कई बार ये जानलेवा भी साबित होता है। H3N2 की तरह ही एडिनो वायरस से होने वाला इन्फेक्शन भी इससे पीड़ित रोगियों के संपर्क में आने, छींकने और खांसने से फैलता है। ये वायरस डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द, गले में खराश, बुखार के साथ ठंड लगना, खांसी बने रहना, निमोनिया, भूख न लगना, पेट का फूलना और आंखें लाल होने की शिकायत होती है। ICMR और IMA ने चेतावनी दी है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो या एडिनो वायरस, बिना जरूरत और डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वायरस बुखार में इन दवाओं का कोई काम नहीं होता। वहीं लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, बाहर से घर में घुसने पर अच्छे से हाथ धोने के साथ ही कुछ मामलों में फ्लू के वैक्सीनेशन की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर लोगों को ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या तला भुना खाने से परहेज करने की सलाह भी दे रहे हैं। ये कुछ ऐसी सलाह हैं जो आपको इन्फ्लुएंजा के खतरे से दूर रखने में आपकी मदद करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर फिजिशियन हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जागृति सांघवी हैं, पीडियाट्रिशियन, नानावटी हॉस्पिटल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लहरिया जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा सर, कोविड के दौरान भी आपसे काफ़ी बातें हमारी हुई थी, आपने उस वक्त बहुत डिटेल में ग्राउंड पर काम किया था। आप जरा बताइए, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि पहली बार H3N2 जो फ्लू है इससे मौत की खबर भी सामने आ रही है और करीब करीब 90 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो आप जरा बताएं कि ये H3 और N2 इन्फ्लुएंजा है क्या, इसके लक्षण क्या हैं सर, कैसे पहचानें इसे? नमस्कार। इन्फ्लुएंजा वायरस कोई नए वायरस नहीं है। ये कई सालों से, लगभग 100 सालों से वायरस जाने जाते हैं और समय समय पर इनकी वजह से नए एपिडेमिक्स या सीजनल राइज इन द केसेज होता रहता है।
अब इसमें एक रेस्पिरेटरी वायरस है, आरएनए वायरस है, तो इसमें कई सारे सब टाइप होते हैं और बदलाव होते रहते हैं। तो उनमें से जो सब टाइप होते हैं मुख्य रूप से ए, बी और सी एंड डी के नाम से जाने जाते हैं। इन्फ्लुएंजा ए में एच और एन के कॉम्बिनेशन से कई वायरस होते हैं। तो अभी जो फिलहाल सारी दुनिया में जो दो सब टाइप इसके सर्कुलेट हो रहे हैं, वो H1N1, जिसकी वजह से 2009 में पेंडेमिक हुआ था, और दूसरा H3N1। सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया में H3N2 और H1N1 दोनों सर्कुलेट हो रहे हैं। अब भारत में जो फिलहाल संक्रमण हो रहा है फ्लू का, जिसको हम सीजनल फ्लू कहते हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह है, तो H3N2 पहली बार इतने बड़े रूप में देखा जा रहा है। उससे पहले H1N1 भी होता था, अभी दोनों आ रहे हैं। तो याद रखने की बात है कि कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से नया सब टाइप है जो सर्कुलेट हो रहा है। क्या देखा गया है कि फिलहाल जो क्लिनिकल और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ रही है, साथ में जो मरीजों को देखते हैं, तो उनको उनकी थोड़े लंबे समय तक बीमारी रहती है। तो H3N2 की वजह से जो बीमारी होती है वो होती माइल्ड ही है, लेकिन कुछ लंबे समय तक बनी रहती है और कुछ लोगों में गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि सारी दुनिया में इस तरह के जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, उससे करीब 30 लाख से 50 लाख केसेज हर साल आते हैं और करीब 2 से 3 लाख मृत्यु होती हैं। भारत में भी जो फ्लू वायरस हैं H1N1 और H3N2 की वजह से पिछले साल 2022 में करीब 4,500 केसेज ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए थे और 400 की डेथ हुई थी। तो डेथ्स होती रहती हैं। हाँ, याद रखने की बात है कि उसका जो सब टाइप है H3N2, वो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नोट किया गया है और अभी फिलहाल 2 डेथ रिपोर्ट हुई है। तो वायरस बिल्कुल नया नहीं है, सब टाइप उसका नया है और इससे इनफ्लू से डेथ होती है। तो हमें बहुत अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियों की हम आगे भी बात करेंगे। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि ये पुराना वायरस है, डेथ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा मकसद है आपको आगाह करना, डराना नहीं, ताकि आप अवेयर रहें कि कब आपको ये समझ में आए कि हाँ वाकई आप वायरस की चपेट में आ गए हैं, आपको क्या एहतियात उसके बाद बरतनी चाहिए। जागृति मैम, आप जरा अगर बता पाएँ डिटेल में 3-4 ऐसे लक्षण जो आपको लगता हो कि हाँ अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो आप ये समझ जाएं कि आप H3N2 वायरस की चपेट में आ गए हैं, फ्लू की चपेट में आ गए हैं। श्योर, धन्यवाद। H3N2 जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जाना जाता है। इसमें जो लक्षण है वो ज्यादातर फ्लू के हैं। जब हम कहते हैं फ्लू, तो कोल्ड, कॉफ, फीवर, जो साधारणतः जब सीजन बदली होती है, जब सीजन चेंज होता है, उस समय जो सर्दी, खांसी, बुखार होता है, उसी तरह से ये उसी तरह के इसके लक्षण हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड बुखार आता है, 101 के ऊपर जनरली दिखाई देता है। कंटिन्यूअस बुखार रहता है, मगर जैसे कि अगर आप पैरासिटामोल की दवाइयां ले तो वो थोड़े समय के लिए सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है। दूसरी चीज जो है, उसमें बहुत थकन होती है, बॉडी एक होता है, सर दर्द होता है और गले में खराश, सोर थ्रोट के जो सिम्टम्स है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है इसमें। इसके अलावा सर्दी, जुकाम हो सकता है और काफी हद तक कुछ बच्चों को न्यूमोनिया टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा। ज्यादातर जो बच्चे या बुजुर्ग या गर्भवती महिला है, उनको ये ज्यादा सीरियस टाइप के इन्फेक्शन के तौर में उनके शरीर में ये आ सकता है। और जब ये इन्फेक्शन होता है तो कोई लोग, जैसे जिनको अस्थमा है, जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस है या हार्ट डिजीज है या कोई इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी डिसऑर्डर है, ऐसी कोई दवाइयां खा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो, तो उन लोगों को ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा सीरियस फॉर्म में आ सकता है। ये आपने बताया कि एक सवाल मैम मेरा आपसे और होगा जागृति मैम, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जरा ये आपने जो बताया वो ठीक है, ये लक्षण दिख जाए तो आप समझ जाइए, लेकिन मान लीजिए आमतौर पे होता क्या है, जब घर में बच्चों को सर्दी जुकाम या फीवर होता है तो हम लोग शुरुआत में घर में ही क्रोसिन दे दिया, अगर मान लीजिए फीवर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए फीवर है बच्चे को, ठीक है, या खांसी है, तो जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर होते हैं जो आमतौर पर दवाई देते हैं क्रोसिन और कुछ, क्या वो अभी शुरू कर देना चाहिए, दे देना चाहिए शुरुआत में, और 2-3 दिन वेट करना चाहिए? अगर फीवर ठीक नहीं हो, खांसी ठीक नहीं हो, तब क्या दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए? या आप ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में ही फीवर आ जाए, खांसी हो, जुकाम हो, तो आप अपने मर्जी से दवाई ना दें, आप डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं? आप क्या सजेस्ट करेंगी? सर, इस समय ऑल ओवर इंडिया में बहुत पेशेंट्स को फीवर वगैरह आ रहे हैं। तो जब पहले दिन बुखार हो तब आप घर पे रेस्ट लें, स्कूल में बच्चों को ना भेजें, पर बच्चों का बुखार जो है वो पैरासिटामोल टाइप की दवाई आपके डॉक्टर के सुपरविजन में ले। बहुत सारा पानी
और फ्लूइड्स का सेवन करे और बच्चे को रेस्ट दे। अभी एग्जाम का भी दौर चल रहा है, तो काफी लोग ये कर रहे हैं कि बच्चों को पैरासिटामोल देके एग्जाम में भेज रहे हैं। अच्छा। तो ये नहीं करना है। अच्छा। बच्चे को रेस्ट की भी उतनी जरूरत है। और अगर आपके बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर है, मतलब कंटिन्यूअस फीवर 101 के ऊपर रह रहा है, या फिर बुखार जो है वो 48 to 72 आवर्स के अंदर अगर नहीं कम हो रहा है, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके इसकी आगे की जांच करने की जरूरत है। तो ये जो है आप जैसे कह रहे हैं, बहुत सही बात है कि काफी बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है, तो पहले दिन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो लक्षण है और इसका ट्रीटमेंट है वो शुरू में ऑलमोस्ट सारे दूसरे फ्लू के समान ही होता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसके जो शुरुआती लक्षण है या जो शुरुआती ट्रीटमेंट है वो बाकी फ्लू की तरह ही है, तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत शुरुआत में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फीवर कम नहीं हो रहा है, खांसी कम नहीं हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं और जो डॉक्टर सलाह दे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करें। लेकिन अब लहरिया जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा। जी हाँ। और अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, सांस बहुत जोर से चल रही हो, तब इवन अगर पहला दिन है तो भी डॉक्टर के पास तुरंत एग्जैक्टली, इसको आप ध्यान में रखें। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आपको बिना इंतजार किए डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अब लहरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या इस फ्लू का मौसम से कोई संबंध है सर? अगर मौसम से संबंध है तो आगे जब बरसात का सीजन शुरू होगा तो क्या बरसात में ये फ्लू बढ़ने का खतरा होगा? इस पर आप क्या कहेंगे? जो फ्लू की बीमारी होती है, हम उसको आम रूप से सीजनल फ्लू कहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो मौसम के साथ आती है। जब भी कोई मौसम में बदलाव होता है, इस तरह के कॉमन कोल्ड और जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, ये केसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज देखी जाती थी कि कोविड से पहले भारत में जो फ्लू का सीजन होता था बरसात के बाद वाला होता था, जैसा कि आपने जिक्र किया। जुलाई, अगस्त, सितंबर में फ्लू के केसेज अधिक आते थे, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली दिसंबर, जो सर्दियों का मौसम होता है, वहां पर उस समय फ्लू केसेज आते हैं, भारत में बरसात में। लेकिन कोविड के जब शुरुआत के बाद से अब देखा जा रहा है कि ऐसा कोई पैटर्न रहा नहीं। कई देशों में किसी भी समय पर इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि भारत में यह हो रहा है। तो सीजनल, जब खासतौर से मौसम में बदलाव होता है तब इसकी संभावना रहती है। लेकिन जो फ्लू वायरसेज होते हैं हर समय एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनके कभी भी राइज एंड फॉल की संभावना है। लेकिन जब गर्मी आ जाती है, तेज गर्मी पड़ने लगती है, तो वायरस का सर्वाइवल और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी ट्रांसमिशन की संभावना कम हो जाती है। तो कम होने की संभावना है, जैसे अप्रैल में पहुंचेंगे तो माना जा सकता है, सोचा जा सकता है कि फ्लू के केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मार्च एक पीरियड होता है जब मौसम बदल रहा है तो केसेस बढ़ते रहेंगे, तो इस समय सावधानी बरतने की खास जरूरत है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त मौसम जो कि बदल रहा होता है, हम सर्दी से धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो लिहाजा इस वक्त एक्स्ट्रा एहतियात बरतना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जागृति में आप ये बताएं, चूंकि अभी आपने खुद कहा कि एग्जाम का सीजन है, बच्चों के ऊपर वैसे भी प्रेशर होता है, सावधानी क्या बरतनी चाहिए बच्चों को इस वक्त? पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए बच्चों का, ताकि वो इस फ्लू की चपेट में ना आए? सो दो टाइप के इसमें पेरेंट्स है। एक जिनके बच्चों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि सर्दी खांसी बुखार है, उन्हें जैसे मैंने पहले बताया, उन्हें स्कूल में नहीं भेजना है। कोई भी एग्जाम बच्चे के हेल्थ के कंपैरिजन में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसलिए अगर बच्चे को बुखार हो तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है कि वो स्कूल में ना जाए और दूसरे बच्चों में भी ये ना फैले, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे को ये लक्षण नहीं है तो उन्हें क्या किस चीज की सावधानी करनी चाहिए? तो जैसे कोविड में हम बोलते थे SMS, मतलब सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ का सैनिटाइजेशन। तो यही चीज हमें इसमें भी ध्यान रखनी है कि अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो मास्क वापस हम पहन सकते हैं, लोगों से डिस्टेंस रख सकते हैं। अगर सर्दी खांसी है तो छींक वगैरह अगर किसी को आ रही है उनसे दूर रहे, या फिर जैसे हम बोलते थे कि कोनी में, एल्बो के अंदर छींके या उसमें खांसे, वो हमें देखना है। दूसरा, हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चे काफी टाइम निग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे बाहर से अगर घर पे आते हैं तो हाथ धोना है, कोई भी चीज खाने से पहले हाथ धोना है, शौच वगैरह करने के बाद हाथ धोना है। तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर बच्चा थका हुआ लगे या फिर उनको अर्ली फीवर के साइंस हो तो पानी, फ्लूइड्स जो है वो काफी हद तक बढ़ा सकते हैं पेरेंट्स। तो ये सब सावधानी जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अभी भी बरत सकते हैं। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि आपको क्या एहतियात बरतने हैं, बच्चों का कैसे ख्याल रखना है।
ये जानना समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब लहरिया जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये फ्लू भी कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या बुजुर्गों को ज़्यादा अटैक कर रहा है, तो कोरोना वायरस से ये कितना अलग है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोरोना वायरस की तरह ही है, ये उसी रफ्तार से फैलता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल पर आता हूं उससे पहले बात करना चाहूंगा कि हमें याद रखना होगा कि फ्लू सिर्फ बच्चों को नहीं, किसी भी एज ग्रुप को, सारे एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ आयु वर्ग होते हैं जो गंभीर बीमारी की ज्यादा रिस्क पे होते हैं। राइट। उदाहरण के तौर पर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के लोग, और जो एडल्ट पॉपुलेशन में जिनको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है या जिनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है किसी भी वजह से, तो इन लोगों को गंभीर बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है और मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। लेकिन तो किसी भी आयु वर्ग को हो सकता है, पहली बात। ठीक है। और कोरोना वायरस के साथ मात्र यही इसकी समानता है। कोरोना वायरस में जो कोविड-19 की बीमारी में भी सभी को हो सकती थी, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर बीमारी होती थी। पर इस बात को अगर हटा दें तो इसके अलावा दोनों वायरसों में एक और समानता है कि दोनों रेस्पिरेटरी वायरसेज हैं, लेकिन अन्य कोई समानता नहीं है। कोविड-19 एक नया वायरस था, उसकी वजह से बड़े अनुपात में लोगों को जिनको संक्रमण होता था उनको बड़े अनुपात में गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती थी, 10 से 20% को। फ्लू में एक बहुत छोटा अनुपात, चूंकि हम सारी दुनिया का आंकड़ा नहीं जानते, संक्रमण के उस तरह से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं फ्लू वायरस के, तो नहीं जानते कि बहुत, अगर 100 व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं तो उनमें से एक को मुश्किल से गंभीर बीमारी की, एक से भी कम को गंभीर बीमारी होगी, और मृत्यु की संभावना बहुत कम रहती है। कोविड में बहुत अधिक रहती थी। अच्छा, कोविड नया वायरस था, फ्लू पुराना वायरस है, तो कोविड और फ्लू को हम कंपेयर नहीं कर सकते। कोविड को अलग रखते हैं और फ्लू एक नोन वायरस है, माइल्ड इलनेस होती है। H3N2 एक नया सब टाइप है, लेकिन उसमें तुलनात्मक पहले वाले फ्लू वायरसेस की तुलना में थोड़ा अधिक गंभीर बीमारी करता है, लेकिन इसका प्रोपोर्शन अभी भी स्मॉल है और हमें अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करते हैं। ओके, चलिए, ये आपने राहत की बात कही कि कोरोना में जो फैलने की रफ्तार थी वो बहुत तेज थी, और आप कह रहे हैं कि इस फ्लू की जो फैलने की रफ्तार होती है वो उसके मुकाबले बहुत कम है, तो उससे कंपेयर करना आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। चलिए, ये भी एक राहत की बात। क्वेश्चन होता है वो स्मॉल होता है। गंभीर बीमारी जो कोविड में शुरुआत में होती थी तो 100 में से 20-30 लोगों को गंभीर बीमारी होने की संभावना थी। फ्लू में ऐसा नहीं है। फ्लू में 1000 में से 1-2 लोगों को, 5-10 लोगों को गंभीर बीमारी की संभावना है, और मृत्यु की संभावना फ्लू में बहुत कम है। चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण जवाब आपका इसलिए क्योंकि बहुत जगह ऐसा चल रहा है कि कोरोना की रफ्तार से आ गया है फ्लू, डराने वाले लहजे में लिखा जा रहा है, तो ये आपने क्लियर कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जागृति मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आमतौर पर जब सर्दी जुकाम या बच्चों में जब इस तरह से होता है तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो शुरुआत ही एंटीबायोटिक से करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये फ्लू किसी बच्चे को हो रहा है तो डॉक्टर को आपकी सलाह क्या होगी? क्या शुरुआत में उनको एंटीबायोटिक चला देना चाहिए या शुरुआत में वेट करना चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि फ्लू जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो फ्लू पे लागू ही नहीं पड़ सकते। तो जब बच्चे आपके पास पहले 48 to 72 आवर्स में आते हैं, तब तो हम जिसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं कि जिसमें हम ज्यादा फ्लूइड्स देना, पैरासिटामोल देना, आराम देना बच्चे को, या फिर अच्छा घर का घरेलू खाना है, फल सब्जी का सेवन करना, उसी चीज की सलाह देते हैं। एंटीबायोटिक्स का प्रश्न ही नहीं उठता है पहले 48 to 72 आवर्स में। अच्छा। उसके बाद कभी कभी बच्चों को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर बच्चे को, या फिर कभी कभी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या एक्सरे टेस्ट करने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बोला बहुत सारे बच्चे जो है जिन्हें हम फ्लू या H3N2 मैम इसको कैसे पता करेंगे समझते हैं, तो हम बिना किसी टेस्ट के कर रहे हैं सर। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके लिए टेस्ट है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। वो जो टेस्ट है वो 4000, 8000, 12000 इस टाइप के कॉस्ट के है। तो जब हम किसी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो एज अ डॉक्टर भी हमें श्योर नहीं है कि ये कौन सा एग्जैक्टली वायरस है, क्योंकि हम हर पेशेंट पे H3N2 या एडिनो वायरस का टेस्टिंग नहीं करते। तो शुरू के जो 48-72 आवर्स है उस समय बिल्कुल एंटीबायोटिक्स नहीं देना। उसके बाद डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उन्हें लगे
आपके सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तब जाके अपने अनुभव से दे सकते हैं। पर पेशेंट को अपने आप तो एंटीबायोटिक्स लेना ही नहीं है। किसी दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन पे या पहले के प्रिस्क्रिप्शन को देख के अपने आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, महत्वपूर्ण सलाह है। अब लहरिया जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चों के लिए तो मैम ने बताया कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बड़ों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हम लोग दफ्तर आते हैं सर, मान लीजिए बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, दफ्तर आते हैं, भीड़ के बीच रहते हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो इस फ्लू की चपेट में ना आए? तो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सभी के लिए सावधानियां लगभग समान हैं, लेकिन कुछ लोगों को खास ख्याल रखना होगा। जो मैंने बात की, गंभीर बीमारी होने की संभावना है, बच्चों को, बूढ़ों, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को, गर्भवती महिलाओं और किसी को भी जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, उनको खास सावधानी रखनी है। क्या करना है, जिस व्यक्ति को अगर फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, अर्थात सर्दी जुकाम जैसा हो रहा है, बुखार है, तो बेहतर होगा कि वो व्यक्ति 1 या 2 दिन के लिए घर पर रहे, और जिससे दूसरे लोगों में संक्रमण कम होगा। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति छींकता और खांसता है तो नाक और मुंह पर कपड़ा रखें। तो बीमार व्यक्ति को अब कुछ सावधानियां बरतनी है। जहां तक स्वस्थ व्यक्तियों की बात आती है, तो आपको पता है कि संक्रमण फैल रहा है, तो अगर किसी आपको लगता है कि आप हाई रिस्क हैं तो मास्क पहनिए, भीड़ भरी जगहों पर मत जाइए। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी और खांसी के लक्षण है तो उससे दूरी बनाकर रखिए। जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑफिस की बात है, तो आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिस में किसी व्यक्ति को बीमार, सर्दी जुकाम खांसी है, तो उससे दूरी बनाकर रखिए, या उसके पास जाने के बाद हैंड को ढंग से वॉश कीजिए, या फेस मास्क पहन सकते हैं। तो जो आम सावधानियां उनको बरतना है, और अपना रिस्क है उसके हिसाब से सावधानी बरतनी है। लेकिन एक बात और भी याद रखनी होगी कि फ्लू वायरस एक हर जगह पर है, तो हम इसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उससे बचाव करने की जरूरत है कि उससे हम अपनी रूटीन को ब्रेक डाउन कर दें या उसको रोक दें, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। सावधानी बरतें और आप सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि अपने लेवल पे आप एहतियात बरतें ताकि आप इसकी चपेट में ना। जी मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्लीज। या मैं एक पॉइंट पहले भी भूल गई थी कहना, जब आपने मुझे ये सिमिलर क्वेश्चन बच्चों के लिए पूछा था। ये और एक चीज जो सावधानी के तौर पे हम कर सकते हैं, ये फ्लू वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। अच्छा। फ्लू की सीजन, जैसे डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ पे मानसून में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। अच्छा। और ठंडियों में, तो उसके पहले जो प्री मानसून फ्लू वायरस, तो ये मैम सारी उम्र के बच्चों को लग सकता है ये वैक्सीन, फ्लू वाली वैक्सीन सारी उम्र के बच्चों को? मतलब एज ग्रुप क्या होगा? सो ये एज ग्रुप, इट इज कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन। जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रेकमेंड करते हैं कि उन्हें हर साल ये वैक्सीन जो है वो प्री मानसून लेना चाहिए। और जैसे डॉक्टर जी ने अभी बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो इनफैक्ट 55 साल से की उम्र से ज्यादा लोग की उम्र के लोग हैं, या जिनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, ये सभी प्री मानसून ये फ्लू का वैक्सीन ले सकते हैं। और उससे चांसेस है कि H1N1, H3N2, उसमें 4 टाइप के जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है वो कवर होते हैं। और वो हर साल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी करता है कि किस टाइप के फ्लू वायरसेस जो है वो वर्ल्ड में फैलेंगे। उसके हिसाब से एक वैक्सीन हर साल नया बनता है, उसका कॉम्पोजिशन नया रहता है। और ये वैक्सीन से हमें अराउंड 60 to 75% प्रोटेक्शन मिल सकता है 10 से 12 महीने तक। तो ये जो ग्रुप है, एज ग्रुप जिसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना है, उन्हें ये फ्लू वैक्सीन जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। तो ये चीज मैं आपसे कहना बिल्कुल, ये बहुत सही जानकारी आपने सही वक्त में दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जागृति आपका, और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोगों को H3N2 फ्लू के बारे में अवेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया।